दोस्तों नमस्कार, मैं दिलीप आप सबका स्वागत करता हूं शिक्षा मंडी में। दोस्तों आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि मैं आज चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाने वाला हूं, लेकिन थोड़ी सी और बातें जो जानना ज़रूरी है, कहना ज़रूरी है, उसको मैं कह देता हूं आपसे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इससे पहले मैं साधारण ब्याज पढ़ा चुका हूं। अगर आप साधारण ब्याज देखे हुए हैं तो फिर तो अच्छी बात है, ये वीडियो और ज़्यादा समझ आएगी। और जो नहीं देख पाए हैं उनके लिए ये सूचना है कि अच्छा होगा, बेहतर होगा कि आप उस वीडियो को पहले देख लें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप देख लीजिए। कम से कम एक वीडियो पहले पार्ट वो स्पेशल आपके लिए मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। जो देखे हैं उनके लिए तो ये सोने पे सुहागा वाली बात है। तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो में हम ये जान लेंगे कि इसमें जो टर्म यूज होते हैं, मूलधन, समय, ब्याज दर, उनको एक एक करके समझ लेंगे, उनका मतलब क्या होता है। ऐसे आप सबको पता होगा, लेकिन फिर भी जब हम ये शुरू कर रहे हैं तो ये जानना हमारे लिए ज़रूरी होगा। उसके बाद हम ये जानेंगे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होता है। इसका मतलब है कि वो अंतर कहाँ से पैदा होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। इसके अंदर इंटरलिंक को तोड़ेंगे, समझेंगे। उसके बाद ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें कितने मेथड की ज़रूरत पड़ती है बड़े से बड़े मैथ्स को हलवा की तरह आसान बनाने के लिए। तो इन सारी चीज़ों को आज हम समअप करने वाले हैं इस वीडियो में। थोड़ा सा धैर्य से काम लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ आएगा। मैं ये दावा करता हूँ कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज की इस पूरी सीरीज को आप देख लेते हैं तो आपसे कोई टाइप्स छूटेगा नहीं। मैं जितना भी वीडियो मुझे बनाना पड़ जाए मैं बनाऊंगा, चाहे 2-3 किताब खंगाल करके बनाना पड़ जाए मैं बनाऊंगा, लेकिन कोई भी टाइप्स छूटेगा नहीं। सभी को आसान से आसान तरीका जो भी होता है मैथ्स को करने के लिए उसको आपको यहाँ मिलेगा। तो इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए और थोड़ा सा धैर्य से काम लीजिएगा। आइए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मूलधन, समय, दर, जैसे कि मैंने कहा आपको कि ये सब आप जानते हैं। मूलधन क्या होता है? तो मूलधन वो राशि होती है जो आप किसी से उधार लेते हैं या उधार देते हैं। जैसे ये मान लेते हैं इस केस में कि आपको कुछ पैसे की ज़रूरत है और आप उधार लेने गए, तो आपको 10,000 रुपया आप उधार लेते हैं किसी भी सेठ जी से, अपने दोस्त से। जब उधार लेने गए आप, तो जो उधार देने वाला है आपका दोस्त, वो पूछा है भाई कितने दिन के लिए चाहिए। तो आप कहते हैं कि हमें 2 वर्ष के लिए चाहिए। तो आप कहते हैं 2 वर्ष, यानी जितने समय के लिए उधार लिया जाता है या दिया जाता है वो होता है समय। दर क्या होता है कि जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, यानी ब्याज कितना % आप लोगे, वो होता है दर। इस केस में मान लेते हैं कि 10% का ब्याज लग रहा है। 10% क्या होता है? पर एनम। हिंदी में इसको कहते हैं प्रति वर्ष, यानी एक वर्ष में 10% का ब्याज लगता है। एक नया टर्म आपके लिए शायद होगा ये, कुल दर। कुल दर का मतलब होता है कि जितने समय के लिए आप ब्याज लिए हैं रुपया, उस टोटल समय में कितने रुपए का टोटल ब्याज की दर है। जैसे 10% है एक वर्ष में, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? 20%। यानी यही होता है कुल दर, यानी टोटल समय में कितना % का ब्याज आप देंगे। एक वर्ष में 10% देंगे तो 2 वर्ष में कितना देंगे? 20%। ये होता है। अभी मैं साधारण ब्याज के हिसाब से बता रहा हूं, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि साधारण ब्याज आप जानते हैं थोड़ी बहुत, और जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आएगी तो वहां मैं आपको बता दूंगा। ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट में इसके लिए ब्याज कितना होता? 21%। अब ये कैसे होता, ये थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं सब बताने वाला हूं। ब्याज क्या होता है? ब्याज जैसे ये परसेंटेज में होता है ना, ब्याज होता है कि आप कितने रुपये उसको ब्याज देंगे, ये होता है। तो एक वर्ष में ब्याज कितना देना पड़ेगा 10% के हिसाब से। अगर 10,000 रुपये का 10% आप निकालेंगे तो आप पाएंगे कि ब्याज होगा 1,000 रुपया, और 2 वर्ष के लिए देना है तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? 2,000 रुपये। तो ये होता है ब्याज। कहने का मतलब है कि जितने समय के लिए आप रुपया उधार लिए हैं, जब आप चुकाने जाएंगे उसको, तो जो ब्याज देंगे, जो एक्स्ट्रा रुपया देंगे उसको ब्याज के रूप में, वही होता है ब्याज। मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन होता है कि मूलधन और प्लस इंटरेस्ट, यानी ब्याज।
मूलधन प्लस इंटरेस्ट, यानी कि ये जब लौटाने जाएंगे तो क्या क्या देंगे, ये मूलधन देंगे आप उसको 10,000 रुपये तो आप देंगे ही देंगे उसको, और प्लस में आप क्या लौटाएंगे, ये 2,000 रुपये इंटरेस्ट लौटाएंगे। तो ये हो जाएगा 12,000 रुपये आप उसको लौटाएंगे। ध्यान रखना, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि ये सब साधारण ब्याज के ऊपर है। जब मैं ये बता दूंगा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होगा, वहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर शुरू हो जाएगा, जस्ट हम जानने वाले हैं। तो ये 12,000 रुपया होगा मिश्र धन, जिसे इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं। ध्यान रखना, मूलधन को प्रिंसिपल समय के लिए टी यूज करेंगे, दर के लिए रेट आर यूज करेंगे, कुल दर के लिए टी आर यूज करेंगे, ब्याज के लिए इंटरेस्ट यूज करते हैं आई, और मिश्र धन को अमाउंट कहते हैं, इसके लिए ए यूज करेंगे। अब ये समझ गए अगर आप, तो अब आइए समझ लेते हैं एक चीज और, लेकिन आवश्यक चीज है, वो जानना जरूरी है कि मूलधन हमेशा 100% होता है। ये ध्यान रखना, मूलधन हमेशा कितना होता है, 100% होता है। मूलधन जब 100% होता है तो मिश्रधन कितने परसेंट हो जाएगा, मूलधन यहाँ 100% और प्लस यहाँ आ जाएगा रेट। यहाँ तो परसेंट में ले रहे हैं ना, यहाँ 100% में, तो यहाँ भी कुल दर कितनी है, 20% है, तो ये हो जाएगा 20%, यानी ये हो गया 120% मिश्रधन। कहने का मतलब है कि अगर 10,000 का 120% भी निकालेंगे तो 12,000 रुपया आ जाएगा। ये मेरा कहने का तरीका है कि मूलधन 100% होता है, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। अगर यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो आपको बहुत ही समझ आने वाला है। अगर क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपको आगे और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आइए समझते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर होता है, वो अंतर कहाँ से पैदा होता है, इसको समझ लेते हैं। लेकिन ये समझने से पहले थोड़ा सा नज़र इस पे डाल लेते हैं, क्योंकि मैंने जो लिखा हुआ है कि कितने मेथड हम यूज करने वाले हैं, ये ट्री मेथड से हम समझेंगे कि उसमें अंतर कहाँ पैदा होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। तो कितने मेथड हम यूज करने वाले हैं, तो पहला मेथड है ट्री मेथड। तो ट्री मेथड का इस्तेमाल हम वहाँ करने वाले हैं जहाँ पे समय महीना में हो, दिन में हो, तो इस तरह के मैथ्स में हम ट्री मेथड का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है डायरेक्ट रेट मेथड। डायरेक्ट रेट मेथड का मतलब होता है कि इसका इस्तेमाल हम करेंगे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल दिया हो, जैसे 10% दिया हो, 5% दिया हो, 12% दिया हो, फ्रैक्शन में ना दिया हो, तो 2 वर्ष या 3 वर्ष का जब भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा तो हम करेंगे डायरेक्ट रेट मेथड का उपयोग। ये किस तरह से निकाला जाता है, एक एक करके सबको मैं खोलने वाला हूँ। बिल्कुल मैंने कहा ना, धैर्य से काम लीजिए, थोड़ा सा आगे चल के आपको सब कुछ समझ आने वाला है। उसके बाद है फ्रैक्शन मेथड, जिसे पीए मेथड भी कहते हैं। फ्रैक्शन मेथड का मतलब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जब दिया हुआ हो फ्रैक्शन में, जैसे मान लीजिए दिया हुआ 16.2/3% या 11.1/9%, तो जब इस तरह के परसेंटेज दिया हो ना, तो हम सीआई निकालने के लिए इसका उपयोग करने वाले हैं। सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड का उपयोग हम वहां करने वाले हैं जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रत्येक ईयर में अलग अलग हो। जैसे मान लीजिए कि पहले वर्ष में क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याज की दर 10% है, दूसरे वर्ष में 12% है, तीसरे वर्ष में 15% है। तो जब ब्याज की दर हर साल अलग अलग हो तो उस केस में हम यूज करेंगे परसेंटेज मेथड का। कैसे होगा वो मैं बताने वाला हूं, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, एक बार बस इस बात को समझ लीजिए। एक होता है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड का उपयोग ये समझ लीजिए कि जब इन मैथ से जो मैथ्स भारी पड़ जाएगा वहां हम रेशियो मेथड से काम करेंगे। ये बात आप समझ लीजिए। ये बात अगर समझ गए तो अब आप आइए समझते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होता है। ये मैं पहले इसलिए बता दिया क्योंकि ट्री मेथड से ही आप समझने वाले हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होता है। ये सबसे बेस्ट मेथड है ये समझने के लिए। तो आइए इसको समझते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं इधर से, ये सारी चीजें रहने देता हूं, यहां आप समझ जाएंगे। अब यहां मैं लिख लेता हूं एसआई यानी साधारण ब्याज, और यहां मैं लिख लेता हूं सीआई, ठीक, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। सीआई का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। और मान लीजिए कि मूलधन दिया हुआ है आपका
10,000 रुपये वही ले लेते हैं, समय 2 वर्ष है, दर 10% है और आपको निकालना है CI। मैं यहाँ से मिटा देता हूँ इन सबको। आपको निकालना है CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब देखिए इसमें अंतर क्या होता है, मैं आपको यहाँ से पता भी चल जाएगा और ये प्रश्न भी बन जाएगा। तो ध्यान रखिए, जब सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे ना, तो सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज हमेशा फिक्स होता है हर साल। जैसे अगर इस मैथ से करें तो पहले साल का ब्याज और यहाँ लिख दिया मैंने दूसरे साल का ब्याज। तो पहले साल का अगर ब्याज निकालेंगे 10,000 का 10% के हिसाब से, तो 10,000 का 10%, तो परसेंट से 2 जीरो खत्म, यानी आ गया 1,000। तो पहले वर्ष का ब्याज हो गया 1,000, दूसरे वर्ष का भी ब्याज इसमें होगा 1,000, क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज की दर हर साल इक्वल होता है। तो ये हो गया टोटल 2 साल का ब्याज हो जाएगा इसका इंटरेस्ट 2,000 रुपया। ठीक, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट हो गया 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 2 ईयर्स के लिए। लेकिन अब अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं तो ये अलग हो जाता है। कैसे होता है इसको समझिए। ये मान लीजिए पहला ईयर है, ये दूसरा ईयर। पहले ईयर में ब्याज कितना लगेगा 1,000 रुपया, क्योंकि 10% के हिसाब से, और मूलधन पर ब्याज ही लगता है, तो दूसरे वर्ष में भी ब्याज तो लगेगा ही 1,000 रुपया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो साधारण ब्याज में अंतर ये होता है कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज में हमेशा ब्याज केवल मूलधन पे लगता है। मैं जो बात कह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। साधारण ब्याज में ब्याज जो होता है वो हमेशा केवल मूलधन पे लगता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज मूलधन पर तो लगता ही है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। कैसे? तो मान लीजिए ये मूलधन का पहले वर्ष का ब्याज हो गया 1,000 रुपये, ये मूलधन का दूसरे वर्ष का ब्याज हो गया 1,000 रुपये। लेकिन ये जो पहले वर्ष का जो ब्याज है ना, ये जब दूसरे वर्ष की ब्याज की गिनती करेंगे तो इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो इस ब्याज पर 10% के हिसाब से ब्याज लगेगा, क्योंकि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 10% कितना होगा 1,000 का 100 रुपया। तो अब इस टोटल को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1,000, 1,000, 2,000 और 100, 2,100। यानी जो CI होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 2 वर्ष का, वो होगा 2,100 रुपया। अब ये दोनों में अंतर कितना है? अंतर है 100 रुपया। ये नीचे वाले 100 रुपया, ये नीचे वाले 100 रुपये का अंतर क्यों है? क्योंकि इसमें इस ब्याज पर भी ब्याज लगा है। साधारण ब्याज में केवल मूलधन पर ब्याज लगता है और ब्याज हर साल बराबर बराबर लगता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन पर ब्याज तो लगता ही है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है, और इसमें ब्याज इक्वल नहीं होता है, हर साल ब्याज बदलता रहता है। जैसे पहले वर्ष का ब्याज इसका 1,000 रुपया है, लेकिन दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हो रहा है? ये दूसरे वर्ष का ब्याज है इसका 1,100 रुपया। क्लियर है? तो ये होता है ट्री मेथड। लेकिन अगर ये ट्री मेथड आप समझ गए कि ये कैसे होता है, तो इसको और समझिए कि ये जो 2 वर्ष के लिए यूज करते हैं ना, 1,000 और 1,000 दोनों सेम आया है, तो इसके लिए एक रेशियो आ जाता है। यहां मैं लिख देता हूं 2:1। ये 1,000 2 बार आया हुआ है, या कोई भी संख्या 2 वर्ष के लिए निकालेंगे आप ट्री मेथड से, तो ये कोई भी संख्या यहां जो आएगी वो यहां भी आएगी, क्योंकि ये दोनों मूलधन पर लगता है। और ये जो आया हुआ उसके लिए हम 1 यूज करते हैं, यानी 2,000 2 बार है, 100 1 बार है। तो ये आता है 2 वर्ष के लिए रेशियो, स्टैंडर्ड रेशियो इसे कहते हैं। आप ध्यान रखिए 2 वर्ष के लिए कौन सा रेशियो आता है? 2:1। ये ध्यान रखना है। अब ये 2 वर्ष के लिए समझ गए। अगर 3 वर्ष यहां कर दें तो क्या होता? तो तीसरे वर्ष में भी यहां ब्याज क्या हो जाता है? यहां मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं इसको, 1,000 रुपया, और तीसरे वर्ष में भी साधारण ब्याज 1,000 रुपया ही होता, क्योंकि हमेशा केवल मूलधन पर लगता है और प्रत्येक वर्ष मूलधन पर 1,000 रुपया ब्याज लगेगा। तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट टोटल साधारण ब्याज 3,000 रुपया। लेकिन जब बात CI की होगी तो क्या होगा, इसको समझिए।
तीसरा वर्ष यहाँ लिख देता हूँ। तो पहले वर्ष का मूलधन पर ब्याज 1000 रुपये, दूसरे वर्ष का मूलधन पर ब्याज 1000 रुपये और तीसरे वर्ष का भी मूलधन पर ब्याज तो 1000 रुपये ही होगा। लेकिन मैंने कहा कि इस 1000 रुपये पर ब्याज यहाँ लगेगा 10% के हिसाब से, तो ये हो गया 100 रुपया। फिर इस 1000 रुपया पर ब्याज लगेगा तीसरे वर्ष में, तो ये कितना हो जाएगा 10% के हिसाब से, यहाँ भी हो जाएगा 100 रुपया। और ये जो दूसरे वर्ष का 1000 रुपया है इस पर भी ब्याज लगेगा 10% के हिसाब से, तो ये भी हो जाएगा 100 रुपया। और ये जो ब्याज का ब्याज है इस ब्याज पर भी 10% के हिसाब से ब्याज लगेगा, तो 100 का 10% हो जाएगा 10। तो ये टोटल ब्याज आएगा 3 वर्ष का। तो 1000, एक 2000, एक 3000, 100, 100, 100, 3300 और ये हो गया 10, यानी 3310 रुपये का CI होगा 3 वर्ष के लिए। अगर ये मैं यहाँ 3 वर्ष कर दूं तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3000 रुपया और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 3310 रुपया। अगर ये समझ नहीं आया तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मूलधन पर ब्याज तीनों बार हो गया, 1000 रुपया मूलधन पर ब्याज लगेगा। दूसरे वर्ष में जब ब्याज की गिनती होगी तो मूलधन पर तो ब्याज लगेगा ही, जो पहले वर्ष का ब्याज है उस ब्याज पर भी यहाँ ब्याज लगा इस 100 रुपया। और ये जब तीसरे वर्ष की गिनती होगी तो पहले वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा और दूसरे वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। और जब फिर ये जो ब्याज मिला हुआ है दूसरे वर्ष में, ये ब्याज पर, उस ब्याज पर भी 10% के हिसाब से ब्याज लगेगा। तो अब ये तीनों को जोड़ देंगे तो ये आएगा 3110 रुपया। तो यहां से जो रेशियो आता है 3 वर्ष के लिए स्टैंडर्ड रेशियो, जो फॉर्मूला बन जाता है आगे चल के मैं बताऊंगा। 1000 कितनी बार है 1, 2 और 3। तो 3 वर्ष के लिए जो हम बात करेंगे, अगर 3 वर्ष के लिए, तो वो हो जाएगा 3 रेशियो 1, क्योंकि 1000 3 बार है, ये 100 भी 3 बार है और ये 10 1 बार है, तो ये आ जाता है 3:1। ये हो गया 3 वर्ष के लिए स्टैंडर्ड रेशियो। ये दोनों याद रखना है। एक चीज और ध्यान रखिए, आप 4 वर्ष के लिए भी अगर याद करना चाहते हैं, उसका भी ट्री मेथड से ऐसे ही बनता है। तो उसके लिए रेशियो आता है 4:6:4:1, यानी 4:6:4:1 आता है 4 ईयर्स के लिए। तो ये 3 स्टैंडर्ड रेशियो आपको ध्यान रखना है, इसका इस्तेमाल हम आगे करने वाले हैं। ये कहाँ से आया है, तो इस तरह से निकल के आया है। 2 वर्ष के लिए हमने किया था, 1000 2 बार आया था, 100 1 बार आया था, तो ये मैंने 2:1 लिख दिया। 3:1 लिखने का क्या मतलब है, 1000 3 बार आया, ये 100 फिर 3 बार आया और 10 1 बार आया, इसलिए इसको 3:3:1 लिखा। इसी तरह से अगर 4 वर्ष का करेंगे तो ये 4:6:4:1 का रेशियो आ जाएगा। अब आइए, अगर ये समझ गए हैं तो जो डायरेक्ट मेथड है उस पे चलते हैं, ताकि आपको मैथ्स को बना सकें। तो दोस्तों, आप अब ट्री मेथड समझ गए हैं, तो अब दूसरा मेथड पे हम चलते हैं, डायरेक्ट रेट मेथड, DRM जिसे कहते हैं, डायरेक्ट रेट मेथड। ठीक है, DRM हम कहते हैं, डायरेक्ट रेट मेथड, DRM। इसको कैसे करना है यूज, उसको समझिए। तो जैसे मैंने रेशियो बताया ना 2:1 का, तो इसमें एक फॉर्मूला यहां से निकलता है कि इसको लिखते हैं 2r + r²। ये 1 के बाद आ जाता है, स्क्वायर लिखते हैं, 2r + r²। इसी तरह से 3:1 के लिए जो हम यूज करेंगे ना डायरेक्ट रेट मेथड, तो इसके लिए होता है 3r², यहाँ पॉइंट होता है, उसके बाद होता है 3r × 3r² + r³। ये होता है तीसरे वर्ष के लिए। चौथे वर्ष के लिए भी ऐसे होता है। तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करना सीखते हैं 2r + r²। ठीक है, अब ये कैसे होता है इसको समझिए। मान लीजिए कि क्वेश्चन यही है, 2 वर्ष के लिए निकालना है। इसी मैथ्स का उदाहरण इसलिए ले रहा हूं ताकि इसको बताना
आपको समझाना आसान है, आपके दिमाग में जल्दी से ये चीज़ें घुस जाएंगी। आगे चल के हम डिफरेंट तरह के मैथ तो करने ही वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें डायरेक्ट रेट पहले निकाल लेते हैं पूरे समय के लिए। तो कैसे निकालेंगे? तो 2 वर्ष के लिए पहले टोटल रेट कितना हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज का, उसको हम निकाल लेते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10% है। तो क्या करेंगे? 2 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आर की जगह 10 लिखना है, और प्लस आर, ये 100 भी होता है नीचे, ध्यान रखना, 2r प्लस r²/100। प्लस क्या करते हैं कि यहाँ r² करते हैं और 100 से भाग देते हैं। तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100, और 100 में जब 100 से भाग देंगे आप तो ये आ जाएगा 1, यानी ये आ गया 21। तो ये जो 21 आया ना, ये आ गया 2 वर्ष का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% के हिसाब से CI निकालना है। तो यहां सीधे क्या करना है? 10,000 का आपको 21% निकाल देना है। 21/100, ये खत्म हो गया, ये आ गया 2100 रुपया। तो ट्री मेथड से जो हम 2100 रुपये ला रहे थे, उससे नहीं करना इस तरह के मैथ को। जब भी मैंने क्या बताया, रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल दिया हो, 10% दिया हो, 20% दिया हो, 25% दिया हो, कहने का मतलब है कि फ्रैक्शन में ना हो, उससे लिए हम DRM मेथड से जाएंगे। ये मैं अभी थोड़ा आपको टफ लग रहा हो ना, बिल्कुल इजी करके आपको बताता हूं कि कितना हलवा चीज है ये। अब समझिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आप 5% कर लीजिए, ठीक। फॉर्मूला वही है 2r प्लस r²/100, ठीक। अब क्या करना है इसको समझिए। 5% का रेट है, 5% रेट है, तो क्या करना है? 2r लिखना है। तो देखो, पहले ही 5% रेट है ना, अब आपको 2r सुअर नहीं करना, जब भी रेट आएगा सीधा दुगना कर देना है। तो ये आ गया 10। उसके बाद क्या करना है? पॉइंट बैठा देना है, ठीक। पॉइंट क्यों बैठाना है? क्योंकि 100 से भाग देने पे पॉइंट आएगा ही, तो आपको बिना सोचे समझे दुगना करके पॉइंट बैठा देना है, और उसके बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको स्क्वायर कर देना है। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो ये हो गया 2 वर्ष का टोटल हो गया ब्याज, CI आ गया आपको 2 वर्ष का। अब अगर निकालना हो कि 10,000 रुपये पर 10.25% से ब्याज निकाल लो, तो 10,000 रुपया मल्टीप्लाई 10.25% का ब्याज निकाल लो, परसेंट से 2 जीरो खत्म, ये करोगे तो 10, 25 आंसर। बिल्कुल क्या करना है इसी तरह से। अगर यहाँ 8% होता तो क्या करना है? 8 में 2 से गुना, 16.8 का स्क्वायर कर दो, 64, ये आ गया परसेंटेज। अब यहां सीधा निकाल दो 10,000 का 16.64%, परसेंट से 2 जीरो खत्म, ये आ गया 1664 आंसर। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 8% के हिसाब से क्या होगा? 1664। तो ये होता है डायरेक्ट रेट। आप एक ही बार निकाल लो और वहां से मूलधन का उतना परसेंट निकाल लो। इसी तरह से ध्यान रखना है लेकिन एक बात कि ये जो पॉइंट के बाद है ये हमेशा 2 अंक में होना चाहिए। अब कहां काम फंसता है थोड़ा सा और समझो। 11% मान लो दे दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो अगर 11% दे दिया तो क्या करना है? सीधा दूना करना है रेट निकालने के लिए। तो 22 हो गया, पॉइंट क्या करना है? 11 का स्क्वायर करोगे तो 11 का स्क्वायर क्या होगा? 121। लेकिन हमेशा ध्यान रखना पॉइंट के बाद ये 2 अंक लिखना होता है बस। पॉइंट के बाद 2 वर्ष के लिए सिर्फ 2 अंक होना चाहिए। तो ये 2 अंक है। अब ये जो एक्स्ट्रा 1 बचा ना ये इसमें जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा 23.21%, यानी टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से 11% रेट पर 23.21% है। तो इसका क्या करना है? अब 10,000 का 23.21% निकाल लेना है, परसेंट से 2 जीरो खत्म, 2321 आ गया आंसर। तो जब कभी भी 2 वर्ष का हिसाब लगाए, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछे तो करना क्या है? DRM लगा देना है, डायरेक्ट रेट मेथड।
इस तरह से आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। अब 11% के हिसाब से एक और लीजिए, मान लीजिए 15% है, 15% है, तो रेट क्या होगा, पहले निकालेंगे टोटल रेट, तो 15 से 2 गुणा करेंगे 30 पॉइंट, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। लेकिन ध्यान रखना यही 2 अंक लिखना होता है, ये जो 2 बचा हुआ है ये इसमें जुड़ जाता है, तो ये आ गया 32.25%। अब इतना परसेंट निकाल दीजिए मूलधन का, तो ये अगर 10,000 रुपये का इतना परसेंट निकालेंगे तो परसेंट से 2 जीरो खत्म, 32.25 आ गया 15% के हिसाब से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये हो गया 2 वर्ष की कहानी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आइए समझते हैं कि 3 वर्ष वाला क्वेश्चन इससे कैसे बन जाता है। तो 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला क्या मैंने बताया कि फॉर्मूला होता है 3R, यहाँ पॉइंट होता है, पॉइंट 3R² प्लस R³, यानी ये एक तरफ होता है, ये एक तरफ होता है। क्लियर है। अब आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं कि आप 10% से शुरू करते हैं और ये 3 वर्ष लगा लेते हैं। ठीक है, तो जब 3 वर्ष का लगाते हैं तो क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो 10 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मैं एक बार डिटेल में कर देता हूँ, 10 3 गुना 10, यहाँ पॉइंट है, 3 गुना 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 30 पॉइंट। 3 गुना 10 करेंगे तो ये 300 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, 100 में 3 से गुना प्लस 1000, तो अब क्या आ गया 30.1300। तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, तो ये हो गया 30.1300। तो ध्यान रखना हमेशा जो पॉइंट के बाद नंबर होगा वो हमेशा 4 अंक में होना चाहिए। 2 जीरो आया, जीरो हटा सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे ही 4 अंक से ज्यादा आए तो आपको क्या करना है, एक जो इधर आएगा इसमें जोड़ देना है। तो यहां इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 30.13%, यानी टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, डायरेक्ट रेट जो आया हुआ है 10% के हिसाब से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, वो 30.13% है। तो अब क्या करेंगे, 10,000 का 30.13% निकाल देंगे, परसेंट से 2 जीरो खत्म, ये हो जाएगा 30.13, ये आ गया आपका आंसर। इस तरह से प्रश्न को किया जा सकता है डायरेक्ट रेट मेथड से। 3 वर्ष के लिए पूछा तो इस तरह से करेंगे। मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर से बदल गया, कहें कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% हो तो उसका डायरेक्ट रेट कैसे निकालेंगे। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए। तो 3R करेंगे तो 8 दिया 24 प्लस 3 गुना 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 प्लस 8 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 512। ठीक, अब जोड़ देंगे इसको, पॉइंट 64 से करेंगे तो क्या आएगा 4 × 12, 6 × 18, 1 19 प्लस 512, यानी 24 और पॉइंट ये अलग जुड़ता है, ध्यान रखना ये अलग है पूरा पॉइंट के बाद, तो ये जुड़ेंगे 4 0 और ये आ गया 7 आ गया, 5 1 6 1 7, इस पे आ गया 0। ध्यान रखना यहाँ 4 अंक होना चाहिए। तो ये आ गया परसेंट, टोटल 8% के हिसाब से डायरेक्ट रेट निकालने के लिए 3% के हिसाब से 24.7040 होता है इसका टोटल रेट चक्रवृद्धि ब्याज का। तो अब 10,000 रुपये का 24.7040/100 निकाल लीजिए, 0 खत्म हो गया, ये आ जाएगा आपका 247 और ये 0 और इधर खसक जाएगा 2 जीरो, तो 0.40, ये आ गया आंसर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ आया होगा। अगर थोड़ा सा भी कोई दिक्कत हो तो फिकर नहीं करना है, आने वाले वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है प्रोसेस होता है। एक बार आप समझ जाते हैं फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसके संबंधित कोई भी अगर डाउट हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट्स बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, हर एक कमेंट्स का रिप्लाई मिलेगा। बिल्कुल इस बात के लिए निफिक्र रहिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।